तो बेटा नए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। सब हाइपोथेसिस से याद रखना। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूं। थ्योरेटिकल पोर्शन जो हम लोग क्लास में डिक्टेट करते हैं वो सारी चीजें मैंने यहां लिख लिया है, लेकिन अभी इस मैटर पे मत जाओ, पहले इधर देखो। जैसे आप बच्चों को मैंने सिखाया था कि ओजोन के बारे में बताया था। ये ओजोन, ध्यान से सुनो, ये प्लस है, ये माइनस है। ओजोन जैसा हमने लिविस स्ट्रक्चर बनाया ऐसा नेचर में नहीं पाया जाता। हमने जो बनाया, मान लीजिए हमने यहां एटम नंबर 1 2 3 कर दिया, तो 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। तो ये करैक्टर शो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट करें तो ये बॉन्ड लेंथ शॉर्टर दिखनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ लॉन्गर दिखनी चाहिए। लेकिन नेचर में देखा गया कि ओ बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, इक्वल है। तो उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या दिया, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो नेगेटिव से पाई की तरफ, यानी कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल मिलेंगे और दोनों स्ट्रक्चर को मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम हाइब्रिड को यानी मेन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक वैसे ही बेंजीन की बात है। बेंजीन में देखो, बेंजीन में हमने क्या कर दिया, 3 पाई बनाया, 3 सिग्मा बनाया। तो ये करैक्टर शो होना चाहिए लेकिन नहीं शो होता। बेंजीन में सीसी बॉन्ड इक्वल दिखी लोगों को, तो लोगों ने क्या सोचा, एक नया स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर सोचा और फिर दोनों को मिला के और रियल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोल दिया, रेजोनेंस बोल दिया। क्यों रेजोनेंस बोला? क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन को ये पूरी करता था। अब रेजोनेंस वाले टॉपिक में दोबारा नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, ये देखो अल्कीन की मैं बात कर रहा हूं, ये इथीन है। इथीन में कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड की लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। जितना है उतना ही पाया गया। चलो, इसमें ना रेजोनेंस हो रहा है ना हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब इस इथीन में एक H को हटा के हमने देखो बना दिया क्या, प्रोपीन, CH। साइंस देखो, हमेशा आप बच्चों के मन में होना चाहिए कि साइंस इज नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। अब इस प्रोपीन में हम नोटिस किया लोगों ने कि ये नंबरिंग कर देते हैं। चलो 1 2 3, 1 2 पर पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, 2 3 पर सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर है। तो 1 2 पर पाई बॉन्ड की लेंथ शो होनी चाहिए और 2 और 3 पर सिग्मा बॉन्ड की लेंथ चाहिए है या नहीं है वो दूसरी बात है। ये 3 यानी ये जो sp3 कार्बन है इसका और ये जो हाइड्रोजन है इसके बीच की बॉन्ड लेंथ होती है 1.10 एंगस्ट्रॉम। sp3 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.10 एंगस्ट्रॉम। आप भी जब अल्केन पढ़ाऊंगा मैं तो वहां बताऊंगा कि इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है, अल्कीन की बॉन्ड लेंथ इतनी है। एनसीईआरटी में लिखा है, डेटा भी पूछा जाता है। तो ये 1.10 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, ये सिग्मा बॉन्ड की लेंथ आनी चाहिए, ये पाई बॉन्ड की लेंथ आनी चाहिए। लेकिन जब आप एज अ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने बैठोगे तो इसके बारे में पता है क्या दिखाई पड़ता है, ये वाली बॉन्ड लेंथ लंबी दिखाई पड़ती है, लॉन्गर होती है। ये वाली बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है, ये वाली बॉन्ड लेंथ लॉन्गर हो जाती है। तो उस प्रोसेस को, उस पैरामीटर को एक्सप्लेन करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट आया। क्या हो रहा होगा कि अगर ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाए तो बॉन्ड छोटी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाए तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तभी तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो क्या होगा, एटम पास चलाएगा। तो अगर यहां ये बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है और इसके जस्ट बगल में ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, शॉर्टर हो गई है, इसका मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा इधर शिफ्ट कर जा रहा है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जा रहा है तो इधर शिफ्ट कब करेगा, जब कार्बन का ये जो बॉन्ड है, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बना रखा है। जब ये इधर शिफ्ट करे तो एट द सेम टाइम ये पाई बॉन्ड किधर चला जा रहा होगा, इधर चला जा रहा होगा।
तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जा रहा है तो देखो यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है। और यहां पे सिग्मा बॉन्ड की जगह पे पाई बॉन्ड करेक्टर थोड़ा सा आ जा रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो जा रही है। और अगर ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही है, इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ रहा है, तो एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन तो क्लाउड्स है ना यार, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, अगर ये इधर जा रहा होगा तो ये इधर शिफ्ट कर जा रहा होगा, रिपल्शन हो रहा है। तो अब अगर ये इधर चला गया तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। इन सारी प्रोसेस को टर्म हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन किया गया है। मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? ये परमानेंट इफेक्ट है, पहली चीज। क्यों? क्योंकि जब तक ये इथीन में तो देखो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं था, जब तक ये प्रोपीन है तब तक ये स्टोरी है। क्या स्टोरी है? ये बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है, ये बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है, ये बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है। तो ये परमानेंट इफेक्ट हो गया। क्यों परमानेंट है? क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन पूरी कर रहा है। कंडीशन क्या है मैं अभी आप बच्चों को सिखाऊंगा। जैसे रेजोनेंस की कोई कंडीशन पूरी करता था तो आपने बोला था परमानेंट इफेक्ट है, तो ये भी परमानेंट इफेक्ट है, ये भी परमानेंट इफेक्ट है। स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से भी बढ़ती है, स्टेबिलिटी रेजोनेंस से भी बढ़ती है। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है? वही जो एनर्जी आनी चाहिए थी उतनी एनर्जी नहीं आ रही है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को घुमाने में कुछ एनर्जी वो लगा रहा होगा, तो उसे हाइपर कॉन्जुगेटिव एनर्जी बोलते हो। जैसे आप यहां रेजोनेंस एनर्जी बोले थे, ऐसे हाइपर कॉन्जुगेटिव एनर्जी आएगी। तो स्टेबिलिटी, स्टेबलाइजिंग फिनोमेना ये भी है, स्टेबलाइजिंग फिनोमेना ये भी है। लेकिन पता है आपको ये कम पावरफुल है, रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल है। रेजोनेंस से ज्यादा बढ़िया इफेक्ट दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में वीक इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन को आप क्या करते हो? ट्रांसफर करके रिजल्ट लेते हो। और यहां ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हो। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितना मजबूत बॉन्ड है आपको पता है, इसका शिफ्टिंग बहुत चैलेंजिंग है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से जो इफेक्ट मिलेगा वो लेस इफेक्टिव होगा कंपैरेटिवली रेजोनेंस से। यानी कि स्टेबिलिटी इससे भी बढ़ती है, स्टेबिलिटी रेजोनेंस से भी बढ़ती है, बट रेजोनेंस विल बी डोमिनेटिंग ओवर द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एक समराइज करो, देखो प्रोपीन के केस में मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। प्रोपीन जैसा दिख रहा है वैसा मॉलिक्यूल नहीं दिखता था। क्या नहीं दिखता था? CH बॉन्ड लेंथ लॉन्गर हो जाती थी, CC बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती थी, डबल बॉन्ड लेंथ लॉन्गर हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ डीलोकलाइज कर जा रहा है। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसका डीलोकलाइजेशन हो जा रहा है। किसके साथ? इसके p ऑर्बिटल के साथ। इसके किसके साथ? p ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइज हो जा रहा है। तो ये बॉन्ड लेंथ, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, यहां का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में कंडीशन हाइपर कॉन्जुगेशन की होगी। क्या कंडीशन होगी? कि कम से कम, कंडीशन की बात मैं बाद में करूंगा, पहले आपको हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने सिखाया कि किस तरह से कॉन्सेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन का लगा। करेक्ट? अब देखो पॉइंट वाइज मैंने लिखा है और रेजोनेंस से मैंने कंपेयर भी किया है। पहला पॉइंट लिखा है, पहली बात तो इसे बेकर नेथन साइंटिस्ट ने डिस्कस किया, इसलिए इसको बोलते हैं बेकर नेथन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बेकर नेथन इफेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकर नेथन इफेक्ट। और एक टेक्नोलॉजी इसका और नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस से हमने कंपेयर किया है, लाइक रेजोनेंस। नो बॉन्ड क्यों बोलते हैं मैं जब एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, करूंगा तब सिखाऊंगा। लाइक रेजोनेंस, इट इज ऑल्सो परमानेंट इफेक्ट। जब तक ये है तब तक ये चीज चलेगा। इट इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना but less powerful than the resonance. No change in the skeleton of different hyperconjugative structure. रेजोनेंस में भी चेंज नहीं होता था। नेट चार्ज सेम रहेगा बेटा। नेट चार्ज का मतलब जो भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस अगर रहेगा तो सब में प्लस माइनस रहेगा। सेम पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स में पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। नो चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स। जो भी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम्स, जैसे यहां पे sp3 है, sp2 है, sp2 है, जो भी बनाएंगे वही का वही रहेगा। ये सब यूपीएससी ने दिया, बच्चों को ध्यान देना है। और इसको अनलाइक रेजोनेंस, इसको एडवांस ने पूछा कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है। अनलाइक रेजोनेंस, रेजोनेंस के से अलग देखें, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर या डीलोकलाइजेशन। ट्रांसफर, ये ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। इट डीलोकलाइजेशन या ट्रांसफर ऑफ CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विथ p ऑर्बिटल्स। इफ
प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में होना जरूरी है। तो देखो कॉन्जुगेशन में CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये CH है, ये देखो ये sp3, ये CH, जस्ट अगले वाले एटम पर क्या है, पाई बॉन्ड है। CH कॉन्जुगेशन का मतलब नेक्स्ट एटम, CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन p ऑर्बिटल के साथ है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन, sp3 कार्बन का CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेशन विथ p ऑर्बिटल्स। ठीक, तो ये रेजोनेंस से हमने कंपेयर किया और अब हम बताने जा रहे हैं रेजोनेंस करने की कंडीशन। तो आपको बताया था कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए पाई पाई ऑर्बिटल का, p ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन पाई, मतलब डिफरेंट कंडीशन बताई थी। हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, ध्यान से सुनना, बहुत सारे कभी 20 एग्जांपल्स करेंगे। इफ CH सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ sp3 कार्बन, देखो sp3 कार्बन है, if CH sigma bond, CH sigma bond will be in the conjugation with p orbitals. If CH sigma bonds of the sp3 carbon will be in the conjugation with p orbital, कहां कहां पाया जाएगा, डबल बॉन्ड बगल में होगा, देखो sp3 कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, 4 प्लेसेस पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। इफ CH bond of sp3 carbon will be a conjugation with p orbitals, then hyperconjugation will take place. इसका मतलब कि एटलीस्ट, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इट मींस एटलीस्ट 1 अल्फा H must be present with respect to above functional groups. above functional group का मतलब अल्कीन के रेस्पेक्ट में, अल्काइन के रेस्पेक्ट में, कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में, फ्री रेडिकल ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो मैंने लिखा हुआ है अल्कीन था, ये प्रोपीन में अल्फा H नहीं है, क्योंकि अल्फा H ढूंढने के लिए हमें अल्फा पता है क्या होता है, पहला कार्बन, sp2 कार्बन का पहला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उसी का हाइड्रोजन। अगर हम इस फंक्शनल ग्रुप को बात करें, यहां अल्कीन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका पहला कार्बन ये अल्फा हो गया, और इसके पास अल्फा H एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कितने हैं पता है, 3 अल्फा H है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाले जो हाइड्रोजन हैं 3 है। हमने इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, इफ sp3 कार्बन का CH बॉन्ड विल बी इन द कॉन्जुगेशन, sp3 कार्बन का CH बॉन्ड sp3 कार्बन विल बी इन द कॉन्जुगेशन का मतलब नेक्स्ट एटम पे विल बी इन द कॉन्जुगेशन विद p ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल विल बी इन द कॉन्जुगेशन विद p ऑर्बिटल्स, देन हाइपर कॉन्जुगेशन विल टेक प्लेस। इसका मतलब एटलीस्ट 1 अल्फा H का होना जरूरी है। तो अगले स्टेप में हम अब बच्चों को सिखाएंगे, जो कि एडवांस ने पूछा है 2 बार, मेंस ने पूछा है कि इस मॉलिक्यूल में कितने अल्फा H हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाले हैं। अल्फा H नहीं पूछा, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन्स हैं। जस्ट इसके बाद हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। अब बेटा, अब जो मैं एग्जांपल्स कराने जा रहा हूं वो ऐसे एग्जांपल्स होंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन को फॉलो करेगा। जो कंडीशन को फॉलो करेगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, है ना। तो हमने बताया था कि sp3 कार्बन का CH बॉन्ड शुड बी इन द कॉन्जुगेशन विथ p ऑर्बिटल। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है sp3 कार्बन का CH बॉन्ड का जस्ट अगला वाला एटम पर p ऑर्बिटल होना चाहिए। साथ साथ में हमें यह भी एक चीज बता दिया, एक चीज पूछना है कि उस मॉलिक्यूल में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या पढ़ाया आपको, आई इफेक्ट पढ़ाया, रेजोनेंस पढ़ाया और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा रहे हैं, करेक्ट। तो जैसे पहला एग्जांपल तो देखो मैंने दिया था प्रोपीन, तो प्रोपीन में sp3 कार्बन का CH बॉन्ड, तो अल्फा कार्बन पहले ढूंढो और अल्फा कार्बन के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन ढूंढो। देखो ये फंक्शनल ग्रुप होता है और इसका पहला कार्बन sp3 कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो इस पे हाइड्रोजन है 3, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन HC कर रहे हैं। आई इफेक्ट, यहां sp3 कार्बन है, sp2 कार्बन है, आई इफेक्ट भी लगेगा। क्या रेजोनेंस कर रहा है, हाँ, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो इतनी सारी चीजें आप बच्चों को पता होनी चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। यहां का जो ऐसे इस तरह से प्रोपीन में यहां पर H भी ऐसे डिनोट कर देते हैं, तो हमें ये वाला H तो नहीं चाहिए ना भाई, क्योंकि हमें तो पहले क्या चाहिए, अल्फा कार्बन, sp3 कार्बन का H चाहिए
हमें sp2 करनी चाहिए। ठीक, तो पहले फंक्शन ग्रुप के रेस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा कहलाता है। इसमें देखो ये फंक्शन ग्रुप हो गया, इसका पहला कार्बन ये हो गया, इसका पहला कार्बन ये हो गया, इसका पहला कार्बन ये हो गया, सब sp3 है, तो सब पे 3 है, तो टोटल H कितने हो गए? 12H हो गए। क्या आई इफेक्ट हो रहा है? हाँ आई इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे sp3 है, यहाँ sp2 है। रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब जहां Hc होगा वहां आई जरूर होगा, क्योंकि एक तरफ sp3 होगा और एक तरफ sp2 होगा, क्योंकि p ऑर्बिटल होगा तो sp2 तो होएगा ही होएगा। तो सारे Hc करने वाले मॉलिक्यूल में आई इफेक्ट जरूर लगेगा। यहां पे देखें, इस H से आप घबराना नहीं, H से आप धोखा नहीं खाना। हमें तो पहले sp3 कार्बन ढूंढना है, अल्फा पहला कार्बन अल्कीन के रेस्पेक्ट। देखो यही है फंक्शन ग्रुप, इसका पहला फंक्शन, इस फंक्शन ग्रुप का पहला कार्बन अल्फा अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन 3 देखे और हम सबके पास 3H, तो टोटल H 9 हुए। यहाँ पर हाई इफेक्ट हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसमें देखें, इस मॉलिक्यूल में कहीं sp3 कार्बन ही नहीं है, तो इसका मतलब Hc नहीं हो सकता। इसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं हो रहा है, आई इफेक्ट इसमें नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। अगले क्वेश्चन में इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो 3 इधर है, 3 इधर है, 6, और रेजोनेंस भी हो रहा है। तो यहां पे टोटल अल्फा H 6 हो गए, आई इफेक्ट भी लग रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है। सारे इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना इस मॉलिक्यूल में हो रहे हैं, रेजोनेंस भी हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, आई इफेक्ट भी हो रहा है। इस मॉलिक्यूल में देखें, रिंग के रेस्पेक्ट में यहां पे sp2 कार्बन का अल्कीन का पहला कार्बन अल्फा, ये भी कार्बन अल्फा, sp3 कार्बन का ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10 हाइड्रोजन्स यहां Hc कर रहे हैं। आई इफेक्ट लग रहा है, बट रेजोनेंस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप खुद पता कर सकते हो, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है और ये फ्यूज्ड बाईसाइक्लो है। पाई बॉन्ड हो सकता है फ्यूज्ड बाईसाइक्लो में, तो यहां पर ये sp कार्बन हो गया, sp3 हो गया, sp3 हो गया, sp3 हो गया, sp3 हो गया, सबके बाद 2 हाइड्रोजन्स हैं। तो टोटल हाइड्रोजन्स यहां पे कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। यहां पे Hc हो रहा है, आई इफेक्ट हो रहा है, बट रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अगले क्वेश्चन में देखो, यहां पर देखें आप, ये आपके लिए रेजोनेंस भी हो रहा है। अब इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हो गया, पहला कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन हो गया। तो काउंट करिए, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10 हाइड्रोजन्स यहां पर Hc कर रहे हैं, रेजोनेंस भी हो रहा है और आई इफेक्ट भी हो रहा है। इस क्वेश्चन में आप बात करें टॉल्विन के केस में, यहां पर नोटिस कर सकते हैं ये अल्फा कार्बन है, मिथाइल है, अल्फा H यहां पर 3 है, आई इफेक्ट भी हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो आई इफेक्ट sp3 है तो sp2 है, आई इफेक्ट भी हो रहा है और रेजोनेंस तो हो ही रहा है। यहां पे देखें आप, इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन। कितने हाइड्रोजन हाइपर कन्जुगेशन कर रहे हैं? 2 + 2 4, 4 + 1 5। तो हाइड्रोजन Hc करने वाले 5 हैं, आई इफेक्ट भी लग रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है। इसमें देखें कार्बोकेटाइन अब ले रहे हैं, कार्बोकेटाइन अब यहां फंक्शन ग्रुप क्या है बेटा? कार्बोकेटाइन है। इसका पहला कार्बन ये अल्फा हो गया, इसका पहला कार्बन ये अल्फा हो गया, 3 + 3 कितने हो गए? 6 अल्फा H है। यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, आई इफेक्ट हो रहा है, बट रेजोनेंस नहीं हो रहा है। आई इफेक्ट क्यों? यहां sp3 है, यहां sp2 है। इस क्वेश्चन में आप नोटिस करें, यहां पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस भी हो रहा है और अल्फा हाइड्रोजन अल्कीन के रेस्पेक्ट में और कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में नोटिस करें, अल्कीन के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन 3 है, कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन 3 sp3 का 3 + 3 + 3 9 अल्फा H है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है। इस मॉलिक्यूल में आई इफेक्ट भी लग रहा है, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस भी हो रहा है, क्योंकि पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस भी हो रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर बच्चों को? 13 क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसको एडवांस ने पूछा, बहुत छोटे क्वेश्चन एडवांस ने 2-3 बार पूछे हैं। इसमें कितने हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप आंसर दे सकते हो। आंसर आप काउंट करके दीजिए। चलिए आंसर निकल गया होगा आपका। तो यहां पे इसके रेस्पेक्ट में ये पहला कार्बन अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, तो 3 + 1 4 + 2 6। कितने हाइड्रोजन है? 6 जो हाइड्रोजन है Hc कर रहे हैं। आई इफेक्ट इस मॉलिक्यूल में लग रहा है, बट रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इस फ्री रेडिकल के केस में यहां पर नोटिस कर लें sp3 कार्बन ही नहीं है, तो यहां पे Hc नहीं हो रहा है, Hc करने वाले हाइड्रोजन 0 है, आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 है और बेंजीन की रिंग का भी हाइब्रिडेशन sp2 है, आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, बट रेजोनेंस हो रहा है। इस मॉलिक्यूल में नोटिस करें, ये भी फ्यूज्ड बाईसाइक्लो,
फ्यूज ब्रिज हेड के रेस्पेक्ट में देखो यहां रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल रेजोनेंस भी हो रहा है। तो अब अल्फा एच काउंट करें, इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, अल्कीन के रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा है। फंक्शन ग्रुप का पहला कार्बन अल्फा, अल्कीन में 2 कार्बन फंक्शन ग्रुप होता है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, sp3 कार्बन तो नहीं है। फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया, फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया, है ना बेटा। तो इस तरीके से कितने हो गए, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 और +3 11 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। आई इफेक्ट भी लग रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है। 16th को मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये धोखा देता है कभी कभी। ये देखो ये अल्कीन है और ये ब्रिज हेड है। कैसा ब्रिज हेड है ये, नॉन प्लेनर ब्रिज हेड। जैसे नॉन प्लेनर ब्रिज हेड पर रेजोनेंस नहीं होता था, वैसे नॉन प्लेनर जो ब्रिज हेड होता है वो HC भी में भी पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहां पे HC नहीं हो रहा है, यहां HC वाले हाइड्रोजन्स कितने हैं, 0 है। यहां की बात करें, यहां पर ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा एच तो है, बट ये ब्रिज हेड वाला है, नॉन प्लेनर तो ये नहीं करेगा, ये करेगा। तो यहां पे अल्फा एच जो HC करेंगे वो कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। यहां की बात करें, यहां पे प्लस चार्ज है, ब्रिज हेड ये वाला छोड़ देना, क्योंकि ब्रिज हेड का हाइड्रोजन या लोन पेयर या नेगेटिव ना तो रेजोनेंस करता है और ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। कौन सा ब्रिज हेड, नॉन प्लेनर ब्रिज हेड। और ये कौन सा ब्रिज हेड था, प्लेनर ब्रिज हेड था, नेप्थलीन प्लेनर है और वहां पे रेजोनेंस हो सकता है। तो यहां पे देखिए ये नहीं कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये जाएगा और इसके रेस्पेक्ट में ये जाएगा। तो यहां पे 3 + 2 5, तो अल्फा एच कितने हो गए, 5 हाइड्रोजन्स के साथ इस मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन, मैंने H हटा के ड्यूटेरियम लगा दिया तब भी HC होता है। तो यहां पे अल्फा डी जो है वो कितने हैं, 9 हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। अब एक चीज खास बात याद रखना कि जो अल्फा जो रेट ऑफ HC होता है, रेट ऑफ HC, जो रेट ऑफ HC होता है वो CH बॉन्ड की फास्ट होती है, CD बॉन्ड की स्लो होती है। क्योंकि CH बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है, और CD बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आपको मैं अभी सिखाऊंगा कि जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो CH सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है। अगर CH सिग्मा बॉन्ड तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अगर और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कर दोगे, CD कर दोगे, तो उसका ब्रेक करके आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो रेट ऑफ HC CH की ज्यादा होगी और CD की कम होगी। तो हमने आप बच्चों को बहुत डिटेल में सिखाया, मेरे ख्याल 17 एग्जाम्पल सिखाए कि कितने मॉलिक्यूल, कैसे हम चेक करेंगे कि कितने हाइड्रोजन्स हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाले इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। करेक्ट। तो अब हम आप बच्चों को नेक्स्ट में सिखाएंगे कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें अल्कीन के केस में, कार्बोकेटाइन के केस में और फ्री रेडिकल के केस में। तो बेटा अब हम बताने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह से हम ड्रॉ करने वाले हैं अल्कीन के केस में, कार्बोकेटाइन के केस में और फ्री रेडिकल के केस में। 1-2 बार प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान है। तो देखो क्या लिखा है, ड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। पहले मैंने ड्रॉ कर लिया है कि आपका नेट कम लगे, जल्दी से काम हो जाए। देखो प्रोपीन, ये हमारे पास है प्रोपीन, अरे यार प्रोपीन, देखो ये पाई बॉन्ड है, इसका ये पहला sp3 कार्बन अल्फा है। कितने हाइड्रोजन यहां पर HC करने वाले हैं, 3। कैसे करेंगे, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, याद रखना। हम कोई रिएक्शन वोक्शन नहीं करा रहे हैं, हम मेन स्ट्रक्चर जो हाइब्रिड है जो मैंने यहां बना रखा है वो ऐसा किस तरह से हो रहा होगा उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखो ये जो sp3 कार्बन का CH बॉन्ड है ना बेटा, ये देखो कॉन्जुगेशन के साथ, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, तो एट द सेम टाइम ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो इस किनारे देखो नेगेटिव आ गया और यहां पर सिग्मा बॉन्ड की जगह पाई आ गया और यहां पे सिग्मा की जगह पाई आ गया, यहां पाई की जगह सिग्मा आ गया और यहां सिग्मा की जगह पाई आ गया और ये हाइड्रोजन बिना बॉन्ड बनाए हुए प्लस चार्ज के फॉर्म में यहां अटैच्ड है।
अब अगर इन दोनों को हम मिलाएं, फिर से अगर इसको इधर करें, इसको इधर करें, इसको इधर करें, फिर यही मिल जाएगा। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। रियल स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे हाइब्रिड बनाने के लिए, तो देखो यहाँ सिग्मा है और यहाँ पार्शियल, यहाँ पे नो बॉन्ड है, तो नो बॉन्ड और सिग्मा मिलके क्या बन जाएगा, पार्शियल डॉट 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 बन जाएगा, यानी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली अगर इस H को हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा H3 है, तो इस H को हम इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और तीसरे H को हम ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने वही किया, एक H प्लस को इधर किया, एक H प्लस को देखो इधर कर दिया है, एक H प्लस को नीचे कर दिया और दूसरे H प्लस को कहां कर दिया है, ऊपर कर दिया है। मेरे ख्याल से समझ रहे होगे आप। ये और ये 3R3 हमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिले, सबको मिला के हमने हाइब्रिड बनाया। तो हाइब्रिड जब बनाया, देखो स्केलेटन वैसे रखा, CH2 CH3, यहां पे पार्शियल आ गया, यहां पे पार्शियल आ गया, यहां पे पार्शियल आ गया, क्योंकि इधर का स्ट्रक्चर में बॉन्ड ही नहीं बनना है, उधर इसमें तो बॉन्ड बना है, तो पार्शियल आ गया। जहां पे सिग्मा था वहां पे देखो हमने 2 और 3 के बीच में पार्शियल पाई आ गया, 1 और 2 के बीच में पार्शियल पाई आ गया। तो अब देखो ये प्रोपीन का ये रियल स्ट्रक्चर है भाई। कोई हम लोगों से पूछे प्रोपीन की कहानी क्या है, क्या कहानी है प्रोपीन की, तो प्रोपीन को अगर हम इसके कार्बन नंबर 1 दे दें, इसको कार्बन नंबर 2 दे दें, इसको कार्बन नंबर 3 दे दें, तो आप बोलोगे 1-2 की बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है देन द एक्सपेक्टेड। मैंने लिखा है 1-2 बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द एक्सपेक्टेड। 2 और 3 की बॉन्ड जो है बेटा वो शॉर्टर है देन द एक्सपेक्टेड, और ये जो CH बॉन्ड है वो लॉन्गर है देन द एक्सपेक्टेड ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अब एक खास बात जो कि मैं अभी ऑर्बिटल डायग्राम में आपको सिखाऊंगा, कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग है ना, यहां पे जैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो ऐसे लाइन से बना दिया, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ेगा तो वो किस में रहेगा, किसी ऑर्बिटल में रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिटल में होते हैं। तो कार्बन ने 4 बॉन्ड पहले से बना रखा है। आप बच्चों को पता है कि जितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर यहां ये पाई बॉन्डिंग है तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है। तो हायर बुक्स में लिखा हुआ है, फिर भी हम बताने की कोशिश करेंगे कि यहां जो ओवरलैपिंग होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, पाई से नहीं होती, पाई स्टार से होती है, एंटी बॉन्डिंग से होती है, क्योंकि पाई तो फील्ड है। तो यहां पे देखो ओवरलैपिंग ऑफ CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन विथ पाई स्टार। एडवांस ने यहां पूछा है इसको, इस स्टेटमेंट को, कि अल्कीन में इन अल्कीन जो ओवरलैपिंग होती है CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की विथ पाई स्टार ऑफ अल्कीन होती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया बच्चों को। दूसरा केस कार्बोकेटाइन के केस में, कार्बोकेटाइन के केस में कार्बोकेटाइन फंक्शन को भी है, इसका अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, 3 है। तो स्टेप बाय स्टेप हाइपर कॉन्जुगेशन कराएं। इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को मैंने देखो आगे बढ़ा दिया, तो H बिना बॉन्ड बनाए हुए H प्लस के फॉर्म में आया। नेट चार्ज देखो यहां भी नेट चार्ज 1 प्लस है, यहां भी नेट चार्ज 1 प्लस है। फिर एक इस H को यहां लिखा, दूसरे वाले H को यहां लिख दिया और तीसरे वाले H को ऊपर लिख दिया, सबको मिलाया। तो अब यहां पे देखो क्या होगा कि प्लस चार्ज कार्बन पे H पे स्कैटर्ड है, यहां पे सिग्मा है, यहां पाई है, पाई बॉन्ड करेक्टर आ गया। CH2 के साथ ये देखो पार्शियल हमने बना दिया और तीनों हाइड्रोजन पर प्लस प्लस चार्ज हमने स्कैटर्ड कर दिया। जो प्लस चार्ज सिर्फ एक कार्बन पर था वो इस समय स्कैटर्ड हो गया है इतने लोगों पर, और स्कैटर्ड हो गया है तो स्टेबिलिटी बढ़ गई है। तो यहां पे अगर ओवरलैपिंग कराएं हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन विथ वैकेंट p ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विथ वैकेंट p ऑर्बिटल्स, CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग विथ वैकेंट p ऑर्बिटल्स। प्रैक्टिस करना। फ्री रेडिकल के केस में, फ्री रेडिकल में ये फंक्शनल ग्रुप यहां इसका पहला कार्बन है, अल्फा कार्बन है, sp3 कार्बन चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन कितना है बेटा, 3 है। इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कराने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन तो इसके ऑर्बिटल में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे ये बॉन्ड बना हुआ है, तो हमें एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये फ्री रेडिकल को डीलोकलाइज करने के लिए हाफ एरो शो करते हैं, देखो हाफ एरो शो करते हैं। तो यहां बीच में पाई बॉन्ड बन गया और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में H के पास इलेक्ट्रॉन आ गया। तो पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था सारे में सेम हो गए, यहां एक अनपेयर्ड है तो यहां भी एक अनपेयर्ड है, इधर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इधर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सबको मिला के हाइब्रिड बनाया। तो ये हाइब्रिड एक फ्री रेडिकल जो था वो 4 एटम्स पर जिसमें 3 हाइड्रोजन्स हैं स्कैटर्ड है, तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना। ये भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर। और अल्कीन का यानी प्रोपीन जैसे मॉलिक्यूल का ये वाला स्ट्रक्चर क्या है बेटा,
हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई। अब देखो यहां पे किसकी ओवरलैपिंग हो रही है, CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग हो रही है विथ p ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये p ऑर्बिटल्स इससे ओवरलैपिंग हो रही है विथ p ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओवरलैपिंग ऑफ CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विथ p ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये तीनों पॉइंट याद रखना, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। अल्कीन में ओवरलैपिंग जो होगी वो किसके साथ होगी, CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पाई स्टार के साथ, कार्बोकेटाइन में होगी CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ, और फ्री रेडिकल में होगी CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग विथ p ऑर्बिटल्स हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद मैं आप बच्चों को सिखाने वाला हूं, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हम हाइपर कॉन्जुगेटिव ऑर्बिटल्स कैसे हम बनाएंगे। तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्बिटल डायग्राम हम बताने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार अगर पिक्चर आपके सामने आ जाएगा तो आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि कहते हैं कि माइंड हमेशा पिक्चर को क्या करता है, ग्रैस्प करता है, रीड करता है बहुत फास्ट। देखो सबसे पहले अल्कीन की हम बात करें। अल्कीन में ये जो अल्कीन हमने लिया ना बेटा, ये प्रोपीन लिया है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर क्या है CH3। ठीक है, इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग सीखने वाले हैं। ये अल्फा कार्बन है और इसके बीच में ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, देखो ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये अल्फा कार्बन यहां पे 3 है और यहां पर पाई बॉन्ड मैंने बना दिया है, ये देखो पाई बॉन्ड बना दिया है, ये पाई बॉन्ड है। ठीक, ये कार्बन नंबर 1 था, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, 1 2 3 है, 3 के पास 3 अल्फा H है, करेक्ट। अब यहां पर ये जो शेप जाएगा, ट्राइगोनल शेप जाएगा, तो एक तो बॉन्ड इधर हो गया, एक इधर चला गया, एक इधर कुछ हाइड्रोजन वगैरह, ये H अगर मान ले H इधर होगा, ये H है, ये H हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा है, अल्फा H वाला, ये वाला H हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये वाला। अब देखो हमने बताया था कि जो CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है इसकी ओवरलैपिंग पाई के साथ नहीं होगी, पाई स्टार के साथ होगी। तो आप बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, हर बॉन्डिंग के पीछे एंटी बॉन्डिंग होता है और एंटी बॉन्डिंग एग्जैक्टली 180 डिग्री पे होता है। तो इसको 2D में दिखाना थोड़ा मुश्किल है। आप ऐसे समझो, अगर ये बॉन्डिंग p ऑर्बिटल के इधर बॉन्डिंग है तो ऐसे इधर p जो पाई स्टार होगा, ये जो पाई स्टार होगा, ये जो पाई स्टार है ये बॉन्डिंग से कहां है, दूर है। बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ होंगे, ये देखो ये हमारे पास पाई स्टार है। ठीक है, आपने पढ़ा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ होते हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भागते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में न्यूक्लियस से दूर भाग रहे हैं तो इसकी ओवरलैपिंग इसी पाई स्टार से होगी, इसी किससे होगी, पाई स्टार से होगी। अब आप बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ये जो सिंगल H से तो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन किया, इससे आपने क्यों नहीं किया। तो मेरे बच्चों सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रोटेशन होता है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। तो आई मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर रहा है तो कभी ये वाला H हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, कभी इसका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, कभी इसका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि फ्रीली वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हमने सिखाया आपको कि सिग्मा की ओवरलैपिंग यहां किसके साथ होती है, पाई स्टार के साथ होती है, करेक्ट। सिग्मा की जो ओवरलैपिंग होती है किसके साथ होती है, पाई स्टार के साथ होती है। अगले में देखो कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में हमने ये कार्बोकेटाइन बनाया, ये देखो यहां पर है CH3 और यहां पर है CH2 के साथ ये प्लस चार्ज, ये कार्बोकेटाइन। इसमें अल्फा H की बात करें तो अल्फा H यहां पे कितना है, 3 अल्फा H है। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ट्राइगोनल शेप। ये देखो ये ऑर्बिटल वैकेंट है, ये ऑर्बिटल क्या है बेटा, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल वैकेंट है। इसी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ p ऑर्बिटल जो है वैकेंट ऑर्बिटल के साथ इसकी क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। और ये भी सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में घूम रहा है। तो खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, क्लाउड्स होते हैं। क्या होते हैं, क्लाउड्स। अगर यहां ऑर्बिटल खाली है, कम इलेक्ट्रॉन है, यहां क्लाउड ज्यादा है तो क्लाउड्स इधर क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ऐसे इस तरह से सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये रोटेशन भी हो रहा है, कभी ये H आएगा, कभी ये H आएगा, कभी ये H आएगा। तो इस तरीके से हमने आपको सिखाया कि यहां पर जो ओवरलैपिंग होती है किसके साथ होती है, सिग्मा की ओवरलैपिंग वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ। ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल्स, वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ। और यहां पे देखें आप, ये आपके पास फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल CH2 पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर CH3 है। ठीक उसी तरह से
ये p ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसकी ओवरलैपिंग किससे हो जाएगी, इस CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन से हो जाएगी। तो ये है आपके पास p ऑर्बिटल हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से मैंने आप बच्चों को ऑर्बिटल डायग्राम भी सिखाया, जो कि बहुत काम का नहीं है, बस थोड़ा फील आ गया है आपको। अब अगले नेक्स्ट स्टेप में हम आपको सिखाने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन क्या है। जैसे रेजोनेंस का बहुत सारा एप्लीकेशन आपने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में पढ़ा, बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा, ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन के अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। अब बेटा एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में जो पहला एप्लीकेशन है दैट इज इन डिटरमिनिंग स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, अल्काइंस, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल्स। तो पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में इन डिटरमिनिंग स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, कार्बोकैटायंस, फ्री रेडिकल्स एंड इवन विथ अल्काइंस। तो देखो भाई, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस ग्रेटर देन Hc, करेक्ट। रेजोनेंस में इफेक्ट ज्यादा अच्छी तरह से दिखता है, ज्यादा यूनिफॉर्मली दिखता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में पाई पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हो, और हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन, देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन है, क्या उसको डिलोकलाइज करना पॉसिबल है आसानी से? नहीं। तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन की इफेक्ट लेस पावरफुल है देन द रेजोनेंस, करेक्ट। अब हाइपर कॉन्जुगेशन अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तब आप बच्चों को देखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल H फॉर हाइपर conjugation. कुछ एग्जाम्पल्स, फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, पैरामोलिक्यूल इथीन, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड के साथ ये, फिर पाई बॉन्ड के साथ ये, पाई बॉन्ड के साथ ये। कहीं रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके रेस्पेक्ट में हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन्स क्या है? 0। ये देखो अल्फा H यहां पर कितना है बेटा? 0 है। यहां पर अल्फा 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 H यहां पे कितने हैं? 12। यहां पर अल्फा अल्फा कितने हैं? यहां पर 6। यहां पर अल्फा कितने हैं? 3। तो स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से 12, 6, 3, 0। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा जाएगा बताओ? सबसे ज्यादा स्टेबल 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 1 जाएगा। ऐसे आसानी से कर लेना, बहुत ही आसान टॉपिक आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, बस क्लास में समझो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ब्यूटाडाइन रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो जब रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इसको लास्ट में ले जाओ। अब यहां रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस तो इक्वल हो रहा है बेटा, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तलाश करो। यहां पे अल्फा H कितना है? हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाले हाइड्रोजन कितने हैं? 0। यहां पर ये अल्फा कितने हैं बताओ? 6। यहां पर अल्फा 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 कितने हैं? यहां पर 12 है। तो 12 को पहले ले जाओ, 6 को बाद में ले जाओ। 0 यहां सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है, तो आंसर क्या जाएगा? यहां पे आंसर जाएगा 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 4। आसान है नहीं? बताइए। पहले रेजोनेंस देखिए, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए। अब आगे देखिए, यहां पर अल्फा रेजोनेंस कहीं हो रहा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है, सबसे टॉप पे ले जाओ। यहां रेजो भी हो रहा है और HC भी हो रहा है। देखो अल्फा अल्फा, यहां पे ओनली HC अल्फा 4, 2 + 2 + 3। अल्फा H यहां पर कितने हैं बताओ? 7 है हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाले। यहां पर रेजो प्लस HC हो रहा है, टॉप पे ले जाओ। यहां पर ओनली अल्फा 3 + 3 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10 हो गए, और यहां पर कितने हो गए? 4। रेजो को पहले लेके चले जाओ, आंसर यहां पे 4th को पहले ले गए, फिर उसके बाद 7 10 2 जाएगा, 2 के बाद 3 जाएगा, और 3 के बाद क्या जाएगा? देखो पहले 7 पहले क्या गया? पहले रेजो गया, फिर 10 गया। अल्फा H यहां पे कितने हैं? 10 है। फिर यहां पे 7 तो ये जाएगा, फिर उसके बाद ये जाएगा, 3 के बाद क्या जाएगा? 1 जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो इसके रेस्पेक्ट में अगर आप नोटिस करो, यहां पे भी अल्फा है, ये अल्फा 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 8 अल्फा H है।
यहां पर रेजोनेंस हो रहा है और HC भी हो रहा है बेटा। इधर देखो, ये भी अल्फा, इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा। तो यहां पर अल्फा H कितने हैं? 8। इसमें देखो अल्फा H कितने हैं? 8 है ना भाई। इसमें अल्फा H कितने हैं? 8। इसमें रेजो के साथ 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, रेजो प्लस HC। यहां पे रेजो प्लस HC ले लो। अब यहां पे देखो, यहां पे HC ही हो रहा है, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, तो कितने से हो रहे हैं? अल्फा अल्फा अल्फा, कितने हो गए? 2 + 1 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है। यहां की बात करो, रेजोनेंस हो रहा है, अल्फा H कितना है? अल्फा अल्फा अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा। कितने काउंटिंग करो, रेजोनेंस तो हो ही रहा है, रेजो प्लस HC। अब इसमें भी रेजो प्लस HC हो रहा है। अब HC देखो इसमें कितना हो रहा है, कितने अल्फा H है? 2 + 2 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 3 कितने हो गए? 11 H। 11th H से ये क्या कर रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है। आंसर क्या जाएगा? सबसे पहले 4 जाएगा, फोर्थ के बाद सेकंड। सबसे पहले हमने फोर्थ लिखा, फोर्थ के बाद किसको लिखा? सेकंड को लिखा, फोर्थ सेकंड, 4 सेकंड के बाद फिर फर्स्ट, फिर 3, फिर फर्स्ट, और फिर क्या चला गया बेटा? 3 चला गया। इस तरीके से आप बच्चों को बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में हाइपर कॉन्जुगेशन से और रेजोनेंस स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हो। इसमें देखो, ये अल्फा अल्फा अल्फा, अल्फा H यहां पर कितना है? यहां पर 12 अल्फा H। यहां पे अल्फा H कितना है? 6 है। यहां भी अल्फा H कितना है? 6 है। यहां भी अल्फा H कितना है? ये देखो, अल्फा अल्फा बराबर हो गया। अब यहां सिस हो, ये इसे कहते हैं ट्रांस, इसे कहते हैं सिस, और इसे कहते हैं ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आप पढ़ोगे, सिस में स्टेबिलिटी जो होती है ना, कम होती है, क्योंकि यहां पे वांडर वाल का रिपल्शन जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ये ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा, इसको तो सबसे टॉप पे जाओ। इसमें और इसमें दोस्तों, पहले बात ट्रांस और सिस में, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा, सिस की स्टेबिलिटी कम। अब इसमें और इसमें कंपेयर करना आप बच्चों को, देखो जब दोनों मिथाइल एक ही डायरेक्शन में है, तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो क्या होता है? अल्फा H को ट्रांसफर कराते हैं पाई बॉन्ड के साथ। तो अगर हम इसको ट्रांसफर कराएं तो CH2 डबल बॉन्ड C, और यहां पे CH2 पे के साथ क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा, है ना बेटा। यहां CH2 के साथ कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो देखो, ये कार्बेन आयन जो बना है ना, ये जो कार्बेन आयन बना है वो कार्बेन आयन प्राइमरी है, करेक्ट। अगर हम यहां पर बनाएं, ये पाई बॉन्ड इधर लेकर के जाएं, इसका हम हाइपर कॉन्जुगेशन बनाएं, तो देखो यहां पर CH3, इसको ऐसे करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो। अगर इसके H को हम इस तरह से मूव कराएंगे तो पाई बॉन्ड यहां पर आएगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि क्या होगा? सेकेंडरी। आप पढ़ोगे कि कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होगी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी GOC2 में आप पढ़ोगे बच्चों, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री की ज्यादा होती है, 2 डिग्री की कम होती है, 3 डिग्री की और कम होती है। तो यहां पे 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है, यहां पे 2 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है। तो जब अल्फा H इक्वल हो जाए तो आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख लो, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम, तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा 1 2 3 4। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, और चाहो तो इसको स्टार भी बना लो, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में लिख लो। इसको तो टॉप पे ले गए अल्फा H6 अल्फा H6 अल्फा H6। जब दोनों मिथाइल एक ही डायरेक्शन में होंगे तो स्टेबिलिटी को ज्यादा कर देना, क्योंकि कार्बन आयन प्राइमरी बनेगा और यहाँ पे कार्बन आयन जो बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा, यहाँ भी कार्बन आयन सेकेंडरी बनेगा। इसलिए इसको दोनों को बाद में सिस ट्रांस में, सिस में वॉन्डर वाल रिपल्शन ज्यादा होगा, ट्रांस में वॉन्डर वाल रिपल्शन कम होगा। 6th को भी मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। 6th में नोटिस करो बच्चों, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। अल्फा H यहाँ पे कितना है? 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10। तो यहां पे 10 हाइड्रोजन्स क्या कर रहे हैं? HC कर रहे हैं। 10 हाइड्रोजन HC कर रहे हैं। यहां पे भी 3 + 3 6 + 2 8, यहां भी 10 हाइड्रोजन्स क्या कर रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं 10 हाइड्रोजन्स। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। उसके पीछे देखो बहुत थोड़ी सी माइनर डिफरेंस है। ये जो क्या कहते हैं 10 हाइड्रोजन्स हैं, ये सब दोनों पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं। 10 हाइड्रोजन्स आर हाइपर कॉन्जुगेटिव विथ बोथ दीज 2 पाई बॉन्ड्स। जबकि यहां पे अगर नोटिस करो आप, तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेट तो 3H है, ये जो 3H है वो 3H R, ये जो 3H है वो HC कर रहा है एक ही पाई बॉन्ड के साथ, और जबकि 3 और ये 3 + 2 5 + 2 7 जो है वो 2 पाई बॉन्ड के साथ कर रहे हैं।
क्योंकि इसका इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं बेटा, इसका इसके साथ कॉन्जुगेशन है, करेक्ट। तो 3 हाइड्रोजन्स आर इन HC विथ 1 पाई बॉन्ड, HC विथ 1 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड के साथ। ये जो होगा वो इसी पाई बॉन्ड के साथ HC कर रहा है। और जब यहां पे देखो लीनियर, एक तरीके से लीनियर कॉन्जुगेशन कर सकते हो ये, और यहां पे देख लो ये लीनियर तो नहीं है, इसका कॉन्जुगेशन इसी के साथ है। ऐसे यहां पे भी नोटिस कर लो, यहां पे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम, क्योंकि ये लीनियर के साथ है, लेकिन ये सिर्फ इसी पाई बॉन्ड के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, इधर ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, करेक्ट। सिमिलरली इसकी बात कर लो, यहां पे अल्फा एच देखो, अल्फा एच यहां पर क्या है 2 हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाले हाइड्रोजन्स यहां पर कितने हैं 4 है, और यहां पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाले हाइड्रोजन्स कितने हैं बेटा 2 + 2 ये ऐसे लगाओ। यहां पर देखो हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन करने वाले कितने हैं, यहां पर 2 + 2 4 + 3 7 है, 7 हाइड्रोजन है। एक यहां पे मुझे कुछ सिखाना था आपको, इसलिए साइड चेन लगाना जरूर। अगर ये साइड चेन नहीं होता तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा थे। यहां पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाले हाइड्रोजन्स कितने हैं बेटा 7 है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, एक इसे कहते हैं, इस पाई बॉन्ड को बोलते हैं, पाई बॉन्ड रिंग के अंदर होता है बोलते हैं एंडोसाइक्लिक, और जब पाई बॉन्ड रिंग के बाहर होता है बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक। ऑलवेज एंडोसाइक्लिक में सिमेट्री ज्यादा आती है कंपैरेटिवली एक्सोसाइक्लिक के। तो एंडोसाइक्लिक अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन दी एक्सोसाइक्लिक। तो आप यहां लिख भी सकते हो एंडोसाइक्लिक, ये वाला जो है वो अपनी कॉपी में नोट कर लेना, एंडोसाइक्लिक है। ये क्या है एंडोसाइक्लिक, pi bonds are more stable than the exocyclic provided other factors are same। other factors का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हो रहा है, एटम्स वगैरह भी सेम है, सब कुछ यहां पे क्या है सेम है। अब देखो 8th एग्जांपल तक तो हमने आपको अल्कीन के बारे में बताया। अब 9th और 10th बहुत डिटेल में आप GOC2 में पढ़ोगे, बट यहां पे मैंने जल्दी से बता दिया। यहां पे कार्बोकेटाइन करने में अल्फा एच यहां पे कितने हैं 9 है, यहां पे अल्फा एच कितने हैं 6 है, यहां पे अल्फा एच 3 है, और यहां पे अल्फा ड्यूटेरियम 3 है। तो डी का ड्यूटेरियम का HC स्लो होता है, H का HC फास्ट होता है, क्योंकि ड्यूटेरियम का बॉन्ड जो है वो वीक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और CH का बॉन्ड वीक बॉन्ड है। तो यहां पे ऑर्डर जाएगा 1 2 3 4। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑर्डर जाएगा 1 2 3 4, ठीक है भाई। CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसका रेट ऑफ SC क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा। फ्री रेडिकल केस में यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां ज्यादा रेजोनेंस होगा क्योंकि बेंजीनोइड है। तो 4th वाले की स्टेबिलिटी क्या चली जाएगी बच्चों, सबसे ज्यादा चली जाएगी। 4th वाले के बाद 3rd वाला जाएगा, और 3rd वाले में कोई बोले क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे रेजोनेंस हो रहा है और SC भी हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में SC हो रहा है, फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में। यह भी अल्फा H3 है जो SC कर रहा है, यह भी अल्फा H2 है जो SC कर रहा है। तो 5 अल्फा H SC कर रहे हैं, साथ में रेजोनेंस हो रहा है। यहां भी रेजोनेंस हो रहा है बट कम रेजोनेंस हो रहा है। SC करने वाले हाइड्रोजन कितने हैं, यह भी अल्फा है, इसके रेस्पेक्ट में यह भी अल्फा है, इसके रेस्पेक्ट में यह भी अल्फा है। तो कितने हो गए 3 + 2 5 + 2 7, बट रेजोनेंस कम है। और यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाले हाइड्रोजन्स 2 + 2 4 और 4 + 3 कितने हैं 7 है। तो ऑर्डर जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को स्टेबिलिटी, पहला जो एप्लीकेशन सिखाया हाइपर कॉन्जुगेशन का, दैट इज इन डिटरमिनिंग स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, इन डिटरमिनिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस, लास्ट को सेकंड लास्ट में, एंड इन डिटरमिनिंग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब हम आपको सिखाएंगे इन डिटरमिनिंग C डबल बॉन्ड C, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ। तो बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की जो बात करने वाले हैं, दैट इज इन डिटरमिनिंग C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ। आपको पता है कि C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ के मतलब अल्कीन के जस्ट अल्फा कार्बन पर अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वही हाइपर कॉन्जुगेशन करता है और पाई बॉन्ड को चेंज कर देता है किसमें, सिग्मा बॉन्ड में। इसका मतलब C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। मैंने बोला था एक्सपेक्टेड से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, करेक्ट। तो देखो एक रिलेशनशिप है, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस ग्रेटर देन HC, करेक्ट। अब कुछ एग्जांपल्स में हमें बताना है C और डबल बॉन्ड C के बीच में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो अब देखो इसमें
इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो आप स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो। इसमें अल्फा एच 0 है, इसमें अल्फा एच 3 है, इसमें अल्फा एच 6 है, इसमें अल्फा एच कितने हैं 12 है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी। इमेजिन करो यहां पे 12 अल्फा एच इस पाई बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं, तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा, यहां पे थोड़ा कम आएगा, यहां पे और कम आएगा, और यहां पे 100% क्या है पाई बॉन्ड है, तो इसका ऑर्डर क्या जाएगा, अगर 1 2 3 4 कर लें तो 4 जाएगा, 4th के बाद 3 जाएगा, 3 के बाद 2 जाएगा, और 2 के बाद क्या जाएगा 1 जाएगा। सेकंड एग्जांपल की अगर बात करो तो सेकंड एग्जांपल में यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, तो जहां नहीं हो रहा है तो वहां अल्फा एच के काउंट कर लो, अल्फा एच 3 है, और यहां पे अल्फा एच कितना है बेटा 12 है। आप नोटिस करो कि जब रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस में बॉन्ड लेंथ हाइपर कॉन्जुगेशन के कंपैरेटिवली ज्यादा इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि रेजोनेंस में पाई पाई का कॉन्जुगेशन होता है और पाई पाई का ट्रांसफर होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन वीक इलेक्ट्रॉन है, उसको ट्रांसफर करना बहुत ही आसान है, और इसलिए बॉन्ड लेंथ यहां पे बॉन्ड पैरामीटर का चेंज होना ज्यादा दिखाई पड़ेगा कंपैरेटिवली हाइपर कॉन्जुगेशन के। तो इसमें रेजोनेंस वाले में लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होगी कंपैरेटिवली हाइपर कॉन्जुगेशन वाले में, और यहां पे रेजोनेंस बराबर है, बट रेजोनेंस के साथ साथ यहां पे अल्फा एच 12 भी है, तो रेजो भी हो रहा है यहां पर, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, सॉरी यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन 6 है, और यहां पे सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है, तो स्टेबिलिटी के क्या होगा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सेकंड को पहले ले लिया, सेकंड के बाद फर्स्ट को किया, फर्स्ट के बाद थर्ड को किया, इन थर्ड के बाद फोर्थ को किया। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को। नेक्स्ट देखो यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस रेजोनेंस नो रेजोनेंस नो रेजोनेंस, अल्फा एच यहां पे ज्यादा है, 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10, अल्फा एच यहां पे 10 है, और यहां पे अल्फा एच 2 + 2 कितने हो गए 4, और यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे रेजोनेंस बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, तो यहां की बॉन्ड लेंथ सेकंड वाली की क्या होगी सबसे ज्यादा होगी, सेकंड के बाद फर्स्ट जाएगा, फर्स्ट के बाद फोर्थ जाएगा, और फोर्थ के बाद क्या जाएगा बेटा थर्ड जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल को मैं देखो स्टार बना रहा हूं, रेजोनेंस देखो यहां रेजोनेंस हो रहा है पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई पाई, और यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन, नो डाउट इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी, इसको लास्ट में लेकर के गए। अब यहां रेजोनेंस के एक्सटेंट दोनों प्लेस पे बराबर है, सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ के का हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। यहां पे देखो ये -m कर रहा है, कीटोन -m कर रहा है, एल्डिहाइड भी -m कर रहा है, बट एल्डिहाइड का -m ज्यादा होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे तो अट्रैक्शन नहीं है, बस जस्ट डीलोकलाइजेशन है। तो अगर ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऊपर चले जाएंगे, तो सबसे ज्यादा सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ सेकंड जाएगा, सेकंड के बाद फर्स्ट जाएगा, फर्स्ट के बाद थर्ड जाएगा, और थर्ड के बाद क्या जाएगा बेटा फोर्थ जाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को हमने 4 एग्जाम्पल के साथ सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ की बात बताई, और आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अननोन क्वेश्चंस में या एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें अप्लाई करने वाले हो। अगला जो एप्लीकेशन हम बताने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की, इन डिटरमिनिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है, आपने स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में बच्चों पढ़ा है कि अगर हम पाई बॉन्ड पे हाइड्रोजन का ऐड कर दें तो एनर्जी जो रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो मैंने लिखा है इन डिटरमिनिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन है इन डिटरमिनिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड across the pi bond in the presence of catalyst, metal catalyst, निकेल प्लेटिनम और पैलेडियम। एक मैंने पाई बॉन्ड लिया, आपने डिटेल में पढ़ा हुआ, हम लोगों ने पढ़ाया है, इस पे हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो पाई बॉन्ड सिग्मा में चेंज हो जाएगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन एनर्जी। तो उसी को हमें पता करना है कि एनर्जी किसमें ज्यादा निकलेगी और किसमें कम निकलेगी। तो एक रिलेशनशिप आप बच्चों के लिए लिख दिया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अब देखो अगर एक पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आपने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन ऐड किया है। देखो यहां पर पाई बॉन्ड पर जब हाइड्रोजन ऐड होता है बेटा तो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये देखो 2 सिग्मा बना, और जब 2 सिग्मा बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है।
तो पहला हमने रूल लगा दिया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का मतलब अगर एक पाई बॉन्ड है तो 2H लगने वाले हैं। सपोज 2 पाई बॉन्ड्स होता तो 4H लगते, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनता। जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनेगा उतने ही मजबूत बॉन्ड बनेगा, उतनी ही एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। लेकिन अगर मान लो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इक्वल है, दो ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इक्वल है, तब आप बच्चों ने क्या करना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी। इसी दोनों कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने लिखा फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। HOH का मतलब है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन दी फॉलोइंग। तो आपने सबसे पहले देखना है पाई बॉन्ड्स। आपने कहा एक पाई बॉन्ड, सिंगल पाई बॉन्ड सबके पास है, तो एनर्जी के, तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे अल्फा H यानी कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाले हाइड्रोजन 0 है, और यहां पे अल्फा H हमारे पास 3 है, और यहां पे हमारे पास 12 है, और यहां पे 6 है। तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोस्ट एनर्जी यहां से निकलेगी, फिर उसके बाद यहां से, तो ऑर्डर क्या जाएगा 1 2 4 3। ऑर्डर हो जाएगा बेटा 1 2 4 3, 1 2 4 3 जो ऑर्डर जाएगा, शायद यहां दिखाई ना पड़ रहा हो, इधर मैं लिख रहा हूं। इसका जो ऑर्डर जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो सबसे पहले पाई बॉन्ड देखना है। पाई बॉन्ड यहां डबल है, यहां डबल है, यहां सिंगल है, यहां सिंगल है। तो डबल वाले में एनर्जी क्या निकलेगी, ज्यादा निकलेगी। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम। तो पहले सबसे पहले हमने फर्स्ट की एनर्जी को लिखा, फिर सेकंड की एनर्जी को लिखा, और थर्ड और फोर्थ में अल्फा H ज्यादा है और यहां पे अल्फा H कम है, तो हमने लिखा थर्ड, एंड थर्ड के बाद क्या चला गया, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखना है। यहां पे सिंगल पाई बॉन्ड है बच्चों, यहां पे सिंगल पाई बॉन्ड है, यहां डबल है, यहां डबल है। तो इन दोनों की एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस के साथ साथ इसमें 2 पाई बॉन्ड भी है, और रेजोनेंस के साथ साथ Hc भी 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10 से हो रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम। तो इसका जो ऑर्डर जाएगा सबसे पहले थर्ड जाएगा, थर्ड के बाद फोर्थ। और इन दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इक्वल है, इसकी स्टेबिलिटी कम, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो स्टेबिलिटी जिसकी कम होती है उसमें हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगी। तो 1 और 1 के बाद क्या चला गया बच्चों, 2 चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो फोर्थ, और मैं तो कहूंगा कि फोर्थ क्वेश्चन आप अपने आप करने की कोशिश करो। सबसे पहले पहला रूल लगाना, फिर दूसरा रूल लगाना। चलो आप कोशिश कर रहे होगे, तो अब हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। यहां सिंगल पाई बॉन्ड है, यहां डबल पाई बॉन्ड है, यहां ट्रिपल पाई बॉन्ड है, यहां डबल पाई बॉन्ड है, यहां ट्रिपल पाई बॉन्ड है। तो नो डाउट ट्रिपल पाई बॉन्ड वाले की ज्यादा होगी। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करो, यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी आएगी वो थर्ड से आएगी, थर्ड से। थर्ड के बाद फिर हमारे पास क्या जाएगा, फिफ्थ जाएगा। थर्ड के बाद क्या गया बच्चों, फिफ्थ गया। अब यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड में यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, इसकी कम और इसकी ज्यादा। तो यहां पे 2 आ गया, और 2 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया। और सबसे जो लीस्ट एनर्जी निकलेगी वो 1 से निकलेगी, क्योंकि 1 में एक ही पाई बॉन्ड है। लास्ट जो एग्जाम्पल है इसको मैं एक्सेप्शन पे लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। कभी एक्सेप्शनल चीजें कभी पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको हम लोग पढ़ा बताते रहते हैं, कोई लूप होल नहीं लेना है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो देखो, तो बेंजीन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है, सबसे ज्यादा है। लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड है, स्टेबल बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो सिंगल पाई बॉन्ड में तो आप बच्चों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब 2 पाई बॉन्ड आ जाए तो तीसरे नंबर पर जाएगा क्या, आपके पास बेंजीन की रिंग जाएगी। और इन दोनों में कोई टेंशन नहीं है, रूल लगेगा। यहां पे स्टेबिलिटी कम है, यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है ड्यू टू रेजोनेंस। इसका अगर हम एक एनर्जी का भी ऑर्डर बताएं, तो एनर्जी के ऑर्डर में इसकी जो एनर्जी निकलती है -240 किलोजूल पर मोल निकलती है हाइड्रोजनेशन के बाद, और इसकी जो निकलती है -232 किलोजूल पर मोल निकलती है, और इसकी जो होती है -208। ऐसे मैं लिख रहा हूं, इसकी डेटा, इस डेटा को आपको याद नहीं करना है। किलोजूल एनर्जी निकलती है, और यहां पे निकलती है -120 किलोजूल पर मोल एनर्जी निकलती है। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को क्या सिखाया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अगला एप्लीकेशन जो बताने जा रहे हैं, जब बेंजीन में हम अल्काइल ग्रुप लगा दें, तो अल्काइल ग्रुप क्या करता है, बेंजीन से हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा और ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा।
तो जिस तरह से प्लस एम बेंजीन की रिंग में होता था, प्लस एम वाला ग्रुप लगता था बेंजीन में तो ऑर्थो पैरापिन नेगेटिव आता था, वैसे ही जब बेंजीन में अल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो ऑर्थो पैरापिन नेगेटिव आएगा। इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट। तो बेटा इस समय जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दैट इज एरोमेटिसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो पहली बात, आप हमेशा सुनते होंगे, अब स्टार्टिंग में जब आप आए होंगे तो हमने क्लासिफिकेशन कराया था, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने बोला था ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक का तो नाम ही नहीं लिया था। तो आज आप सीखोगे कि एरोमेटिसिटी हम कैसे पहचानेंगे। पहली बात, एरोमेटिसिटी है क्या? तो उसका आंसर है एरोमेटिसिटी इज अ फिनोमिना जो जिस किसी मॉलिक्यूल में अगर आ जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। कैसे होती है, जब मैं एग्जांपल्स बताऊंगा आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, करेक्ट। तो हमने पहला ही पॉइंट लिख दिया, टाइम सेव करने के लिए पहले ही हमने बोर्ड लिख दिया है कि एरोमेटिसिटी इज द फिनोमिना विच इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। कोई डाउट नहीं है भाई, चलो हो गया। अब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। यार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू टाइप्स के होंगे, एक मॉलिक्यूल होगा साइक्लिक और दूसरा होगा ओपन चेन। जितने भी ओपन चेन मॉलिक्यूल होंगे वो सब नॉन एरोमेटिक होंगे, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। और जो साइक्लिक कंपाउंड है उसकी फर्दर थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एरोमेटिक, दूसरा है एंटी एरोमेटिक और तीसरा है नॉन एरोमेटिक, करेक्ट। अब देखो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है बेटा उसको हम एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के रेस्पेक्ट में डिसाइड कर लें। अगर जो लोग इन कैटेगरी में नहीं आएंगे वो कहां चले जाएंगे? नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो हम आप बच्चों को साइक्लिक कंपाउंड की कंडीशन बताएंगे कि कब वो एरोमेटिक होगा और कब वो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर इन दोनों कैटेगरी में नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक कर देना, काम खत्म। अब देखो अभी एक ये छोटा सा मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है डिफरेंट मॉलिक्यूल में। सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल तो आप बच्चों को क्या लिखना है? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक के कंपाउंड के बाद क्या आएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बाद क्या आएगा? हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स जो होते हैं दैट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इतने हाईली अनस्टेबल होते हैं कि उनके रूम टेम्परेचर पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निल होती है, पाए ही नहीं जाते। एडवांस का 2 बार क्वेश्चन आया, विच अमंग्स द फॉलोइंग विल नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो उस पर 4 ऑप्शन में से हम लोगों को क्या ढूंढना था? एंटी एरोमेटिक। आसान क्वेश्चन था, हम लोग हमेशा पढ़ाते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बच्चों को बात समझ में आ गई। अब हम आप बच्चों को सिखाने वाले हैं कि साइक्लिक कंपाउंड, पहली बात साइक्लिक कंपाउंड से हम एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी की बात करेंगे। ये अपने दिमाग में भर लेना कि कब कंपाउंड एरोमेटिक होगा और कब कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। तो साइक्लिक कंपाउंड की फिनोमिना है, ये देखो हमने लिखा है एरोमेटिक और यह है एंटी एरोमेटिक। पहली बात, दोनों के लिए कंडीशन है साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए और कंप्लीटली कॉन्जुगेशन होना चाहिए। एरोमेटिक के लिए हक्कल रूल कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ हक्कल रूल 4n+2। n क्या है? n इंटीजर नंबर है। n की वैल्यू 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, काम खत्म। जैसे n की वैल्यू अगर यहां 0 रखोगे बेटा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। किसी रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन से कॉन्जुगेशन, हमने कॉन्जुगेशन अब बच्चों को रेजोनेंस में सिखाया है, उसको भूलना नहीं, प्रैक्टिस भी कराएंगे अभी। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 डाल दो, 1 डालोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 डालोगे 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 डालोगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 3 डालोगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 4 डालोगे 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी रिंग में है कंप्लीटली कॉन्जुगेशन तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या है? एंटी एरोमेटिक के लिए है कि अगर पूरी रिंग में कंप्लीटली कॉन्जुगेशन होना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ हक्कल रूल 4n पाई इलेक्ट्रॉन। n इज अ नंबर बट 0 नहीं रखना यार, n की वैल्यू 0 रख दोगे तो फैक्टर 0 हो जाएगा। n की वैल्यू 1 डाल दिया तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। n की वैल्यू 2 डाल दिया, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। जो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल होंगे वो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और देखो आगे अगला पॉइंट है, जो एरोमेटिक कंपाउंड अगर स्टेबल है, यार स्टेबल है तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। अब ये कैसे डायमैग्नेटिक है, कैसे
दूसरा वाला ये वाला पैरामैग्नेटिक है, एंटी एरोमेटिक पैरामैग्नेटिक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर बुक्स में है, आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। बट एक पॉइंट याद कर लो, अभी तक ये कभी आया भी नहीं है। सिर्फ अभी तक क्वेश्चन कैसे आया है, 4 कंपाउंड दे दिया, 10 कंपाउंड दे दिया, बोला कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन रूम टेम्परेचर पे नहीं पाया जाएगा। सब चीज कर लोगे, टेंशन मत लेना। तो ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। ये डायमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि जब बॉन्ड बनेगा तो सारे के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां पे जाएंगे, रहते हैं यहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहां पे रहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, करेक्ट। और अगर ये पैरामैग्नेटिक है, अगर ये अनस्टेबल है, तो बॉन्डिंग के साथ, बॉन्डिंग में तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स या तो नॉन बॉन्डिंग में चले जाते हैं और या तो कहां चले जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, नेचर में पाई नहीं जाती और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। और इसके लिए एक और पॉइंट आप बच्चों को याद रखना है, अगर एरोमेटिक कंपाउंड को हम बर्न करें तो एरोमेटिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन आ जाता है। अनसैचुरेशन क्यों आ जाता है? कंप्लीटली कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जब करोगे तो हाइड्रोजन हटा के पाई बॉन्ड बनाओगे तो हाइड्रोजन के नंबर कम हो जाएगा, कार्बन के नंबर उतना ही रहेगा। तो क्या होगा, अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है कंपैरेटिवली अल्केन के। अल्केन में देखो हाइड्रोजन ज्यादा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अल्केन। इसीलिए एलपीजी गैस जो अपने घरों में गैस, डोमेस्टिक गैस यूज होती है, वो देखो उसमें स्मोकी फ्लेम नहीं निकलता, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन को बर्न करोगे वाटर निकलेगा, कार्बन को बर्न करोगे CO2 निकलेगा। CO2 जो कि ब्लैक सूटी होता है, सूटी फ्लेम होता है, स्मोकी फ्लेम होता है, उसको वाटर वेपर बैलेंस कर लेता है। जबकि यहां पर अगर नोटिस करो तो यहां पे हाइड्रोजन कम हो गए, कार्बन ज्यादा हो गए। हाइड्रोजन कम होंगे, कम क्यों होंगे? क्योंकि हाइड्रोजन हटा के आपने पाई बॉन्ड बना दिया है, तो इसलिए कार्बन के नंबर ज्यादा होंगे, परसेंटेज कार्बन ज्यादा होगा। उसको बर्न करोगे तो CO2 की गैस निकलेगी। तो लिखा बर्न्स विथ स्मोकी या सूटी फ्लेम्स ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। मुझे लगता है आप बच्चों को समझ में आया। एक बार मैं समराइज करता हूं कि एरोमेटिसिटी क्या है। एरोमेटिसिटी फिनोमेना है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। मॉलिक्यूल की 3 कैटेगरी है भाई, 2 कैटेगरी है, साइक्लिक कंपाउंड, ओपन चेन। ओपन चेन तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। साइक्लिक की 3 कैटेगरी है, एक तो एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक को हटा दीजिए, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को हम लोग कंपेयर करेंगे। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। एरोमेटिसिटी के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। यहां 4n पाई इलेक्ट्रॉन से पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। n की वैल्यू डाल दिया, ये लिख दिया, ये स्टेबल है, डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये बर्न करता है विथ स्मोकी फ्लेम, और इसके बर्न करने में तो सेम वही स्टोरी है। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को सिखाया। एक लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, अगर यहां कंप्लीटली कॉन्जुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन का है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, करंट का फ्लो। अगर हम एक स्टेटमेंट ऐसे दे दें कि अगर किसी रिंग में, कंप्लीट रिंग में करंट का फ्लो हो तो वो या तो एरोमेटिक हो सकता है, अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, और अगर 4n इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो तो क्या हो सकता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है। कंप्लीट रिंग में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, कंप्लीट सर्किट बनाए। ठीक है, मैं एग्जांपल सब दूंगा कि कौन से एरोमेटिक हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक हैं। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है, कौन सा मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है, कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। ठीक है, तो मैं 3 टाइप्स के एग्जांपल्स की ही बात करूंगा। एक एग्जांपल में बहुत सारे सब एग्जांपल लेंगे जो नॉन एरोमेटिक के होंगे, एक एंटी एरोमेटिक में अंदर जाएंगे और दूसरी किस में चले जाएंगे, एरोमेटिक के बारे में जाएंगे। सबसे पहले हम नॉन एरोमेटिक की बात करें तो जितने भी ओपन चेन कंपाउंड है वो सब क्या है भाई, नॉन एरोमेटिक, सारे के सारे ओपन चेन। क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड की अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक होगा तब वो एंटी और क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। इस रिंग की बात कर लो, रिंग में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन करंट नहीं है। यहां पे हाइब्रिडेशन देखो sp3 है, यहां भी हाइब्रिडेशन sp3 है, sp3 है, तो कंप्लीट करंट नहीं है पूरे रिंग में। यहां पे sp3 है, यहां पे sp3 है, यहां पे भी sp3 है, यहां पे भी sp3 है। तो आप बच्चों ने देखा कि रिंग्स नॉन एरोमेटिक हो गई। यहां पे भी sp3 है, यहां पे भी sp3 है, कंप्लीट करंट पूरी रिंग में नहीं है, इसलिए सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए, नॉन एरोमेटिक हो गए। सबसे बढ़िया और एक्सपेरिमेंटल जो एग्जांपल आता है वो आता है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये क्या होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था। क्यों एंटी एरोमेटिक? क्योंकि ये 4n रूल को फॉलो कर रहा है। अगर n की वैल्यू हम 2 डाल दें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहां पर क्या है, यहां पर कॉन्जुगेशन में है,
तो ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे नहीं पाए जाते बेटा। साइंटिस्ट लोगों ने सर्च किया और फिर देखा कि ये टेम्परेचर एंटी एरोमेटिक की सिटी के करेक्टर को होने के जो कि है इसमें दिखाई पड़ रहा है एंड हक्कल रूल के रेस्पेक्ट में, फिर भी ये मॉलिक्यूल क्या है, रूम टेम्परेचर पे पाया जा रहा है। तो लोगों ने सर्च करना शुरू किया कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो देखो, अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ये है होता तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता, ये पहली बात प्लेनर होता, और प्लेनर होता तो बॉन्ड एंगल कितना होता, 135 डिग्री होता। अब 135 डिग्री प्लेनरिटी के कारण, और हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो इसका क्या है, sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इसका बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री और 135 डिग्री में देखो 15 डिग्री का डिफरेंस है। दिस इज नोन एज एंगुलर स्ट्रेन। और इस एंगुलर स्ट्रेन को कम करने के लिए ये मॉलिक्यूल कोलिजन के थ्रू किस सिचुएशन में चला जाता है, प्लेनर से नॉन प्लेनर सिचुएशन में चला जाता है। ये फ्लेक्सिबल बॉन्ड, सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, एरिया ज्यादा है इसके पास में, तो वो नॉन प्लेनर हो जाता है। और बॉन्ड नॉन प्लेनर में होकर के वो बॉन्ड एंगल तो 120 डिग्री ले लेता है, और अगर नॉन प्लेनर हो गया तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। तो नॉन प्लेनर में जो इसका शेप आता है वो कौन सा शेप आता है, टब शेप आता है, करेक्ट। अब ध्यान से सुनो, अगर इसमें हम सोडियम मेटल डाल दें, अगर इसमें हम सोडियम मेटल डाल दें, तो आप बच्चों ने पीओसी में पढ़ा हुआ है, सोडियम मेटल अगर डाल दें तो पाई इलेक्ट्रॉन एक तरफ डीलोकलाइज होगा, एक तरफ नेगेटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, और ये मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी के कैरेक्टर को गेन कर लेता है और प्लेनर हो जाता है। भाई कैसे हो जाता है, ये प्लेनर हो जाता है। देखो यहां पे हमने नेगेटिव बना दिया, और यहां पर भी हमने क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। अब इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं, और ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब आप बच्चों के मन में आ रहा होगा कि यहां क्या 135 डिग्री का बॉन्ड एंगल नहीं है? तो 135 क्या यहां एंगुलर स्ट्रेन नहीं है? तो अब एंगुलर स्ट्रेन और 135 डिग्री और 120 डिग्री को बैलेंस कैसे करता है? एक तरफ तो एंगुलर स्ट्रेन इसके अंदर क्या हो रहा है, ज्यादा है, और दूसरा अगर ये उस स्ट्रेन को वो कंपनसेट करता है विद द हेल्प ऑफ क्या, एरोमेटिसिटी। ठीक है। तो आप बच्चों को देखना है, अगर कॉट है साइक्लोऑक्टेट्राइन तो इस तरह से दिया है तो टब शेप कर देना और नॉन प्लेनर कर देना, और सोडियम मेटल अगर इसमें डाल देंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जांपल्स की बात किया जो कि नॉन एरोमेटिक थे। अब ये जो एग्जांपल्स बता रहे हैं वो क्या है, एंटी एरोमेटिक है। कंप्लीट करंट है ये पूरे रिंग में। ये देखो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के से कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन से कॉन्जुगेशन है। तो हक्कल रूल क्या कहता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। हक्कल रूल क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 1 डाल दो। यहां पे देखो कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। यहां पे भी ये सारे मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे नहीं पाए जाते। यहां पे देखो लोन पेयर पाई, कंप्लीट करंट है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखें आप 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के बाहर है बेटा। अगर रिंग के बाहर है तो इसको हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी जो फिनोमिना है ना, वो रिंग की फिनोमिना है। यहां पे देखो तो ये क्वेश्चन एक एडवांस ने पूछा है, कौन सा मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पर नहीं पाया जाता। एक ये क्वेश्चन पूछा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन को ऊपर कर दीजिए। तो अब ये देखिए कंप्लीट 4 पाई इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन में है। ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन से कॉन्जुगेशन में है, ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन से कॉन्जुगेशन में है। यहां पे नोटिस कर सकते हैं ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन से कॉन्जुगेशन में है। ये पाई इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ सकता, याद रखना, क्योंकि ये -m करता है, तो आप समझ चुके हो, इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आएगा। ये इसका नाम है पेंटेलीन। क्या नाम है इसका, पेंटेलीन। इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स से ये कॉन्जुगेशन में है, इसमें ये भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या है, कॉन्जुगेशन में। ये सारे मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने आपको एंटी एरोमेटिक के एग्जांपल दिए और नॉन एरोमेटिक के एग्जांपल दिए। अब जो हम एग्जांपल्स देने वाले हैं दैट विल बी द एरोमेटिक कंपाउंड। अब बेटा जो अब हम एग्जांपल्स देने वाले हैं दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल देने वाले हैं। साइक्लिक कंपाउंड की फिनोमिना है
पूरे मॉलिक्यूल में, पूरी रिंग में जो करंट फ्लो होना चाहिए वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से होना चाहिए। n की वैल्यू 0 डाल दिया तो कितना हो जाएगा? अब अगर हम n की वैल्यू 0 डालेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए, फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए, फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए, तो 4 के डिफरेंस में ऐसे चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये भी एरोमेटिक है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये भी एरोमेटिक है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये भी एरोमेटिक है, यहां भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये भी एरोमेटिक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एरोमेटिसिटी में ऐसी क्या चीज आ जाती है कि स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। देखो, आप बच्चों को मैंने सिखाया इसके इक्वल RS मिलेंगे, 3 RS मिलेंगे, इसके टोटल RS कितने मिलेंगे? 4, और सभी की स्टेबिलिटी सेम होगी। इसके भी टोटल RS कितने मिलेंगे? 4, और सभी की स्टेबिलिटी सेम होगी। इसके टोटल RS मिलेंगे 5, और सभी की स्टेबिलिटी सेम होगी। और अगर सभी की स्टेबिलिटी सेम होगी तो हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन सभी का क्या होगा? इक्वल होगा। तो ऐसा हाइब्रिड बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका अगर हम हाइब्रिड को बनाएं तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसे दे देते हैं, देखो इसका हाइब्रिड बना रहे हैं और कहते हैं कि बताओ ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। इस तरह से ऐसे सर्कल बना दिया, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन हर कार्बन पे दौड़ रहा है और नेगेटिव चार्ज ऐसे बीच में डाल दिया। देखो हर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ऐसे यहां पे भी बनाए एरोमेटिक कंपाउंड्स, हाइब्रिड बना रहे हैं। इसका हाइब्रिड, इसका ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन से सारे कार्बन पर दौड़ रहा है। कैसे रेजोनेंस करेगा? पाई से प्लस की तरफ, इसको इधर किया तो प्लस चार्ज इधर का, इसको इधर किया प्लस चार्ज इधर, ऐसे रेजोनेंस बना लेना। और बीच में यहां पे डबल प्लस है, यानी कि 2+4 कार्बन पर क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो हर एक कार्बन पर हाफ हाफ पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड रहेगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप बच्चों को ये टेक्निक मैंने सिखाई कि अगर ऐसे दिया है तो इसका मतलब पाई बॉन्ड हर तरफ फैला हुआ है और 2+ चार्ज 4 कार्बन पर स्टेबलाइज्ड है। ऐसे यहां पे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से स्कैटर्ड होगा और डबल नेगेटिव, बेटा डबल नेगेटिव 4 कार्बन पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ऐसे यहां पर हम 5 RS बनाएंगे, तो 5 RS बनाने में जो हाइब्रिड बनाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन हर कार्बन पर स्टेबलाइज्ड होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा, और एक नेगेटिव हर कार्बन पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी 1/5 नेगेटिव हर कार्बन पर स्कैटर्ड है। तो ये कुछ ऐसी फिनोमिना आ जाती है कि मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली, मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हर कार्बन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है। बेंजीन आपको पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी देखो, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये +m कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। याद रखना कि हमें रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। एरोमेटिक 6 इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं। यहां पे भी नोटिस करो, यहां पे एक लोन पेयर है इसके पास, ये लोन पेयर है, ये इधर गया तो ये इधर चला गया, तो रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये मैंने गड़बड़ बना दिया, यहां पे पाई बॉन्ड आएगा, यहां पे ऐसे आएगा। अभी तो अगर ऐसे करते तो नॉन एरोमेटिक हो जाता, ये पाई बॉन्ड आएगा तब 6 इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस करें, 2+2 4। ये भी देखो ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, आप बच्चों को सिखाया मैंने ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। ये क्या है? ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। कितने RS मिलेंगे बता सकते हो? इसके 7 RS मिलेंगे। तो सभी की स्टेबिलिटी बराबर होगी, क्योंकि पाई बॉन्ड से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, प्लस चार्ज आएगा। 7 स्ट्रक्चर बनाना, इसका हाइब्रिड में ड्रॉ कर रहा हूं, देखो कितना बढ़िया हाइब्रिड बन रहा है। 7 मेंबर रिंग और पाई इलेक्ट्रॉन्स हर कार्बन पर स्कैटर्ड है, प्लस चार्ज यहां डाल दिया, इसका मतलब प्लस चार्ज 7 कार्बन पर स्कैटर्ड है और हर कार्बन पर हमें 1/7 प्लस चार्ज मिलेगा। 1/7 प्लस चार्ज मिलेगा, हर कार्बन पर 1/7 प्लस चार्ज मिलेगा। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन आप बच्चों को याद होगा, कॉट नॉन प्लेनर था, टब शेप था, लेकिन अगर उसमें हम एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए तो मॉलिक्यूल एंगुलर स्ट्रेन को कंपनसेट कर लेता है टू गेन एरोमेटिसिटी। तो ये भी साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इसके बारे में बताया, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने आप बच्चों को सिखाया कि कैसे हम एरोमेटिसिटी को चेक करने वाले हैं। अब बेंजीनॉइड एरोमेटिक, बेंजीन जहां कहीं पे भी आ जाए वो एरोमेटिक कंपाउंड बना देना। जैसे बेंजीन रिंग की फिनोमिना, देखो रिंग में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो रिंग के बाहर है तो उसको हम काउंट नहीं करते, तो बेंजीनॉइड हो गया। ये देखो, ये एरोमेटिक रिंग है और ये जो रिंग है, इधर वाली जो रिंग है वो नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि यहां पे कंप्लीट करंट नहीं है मॉलिक्यूल का, कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट करंट नहीं है। ऐसे यहां पे देखो, आप पता है बच्चों को, इसका नाम है नेफ्थलीन।
बेंजीनोइड की बात कर रहा हूं, जहां बेंजीन हो उसे बेंजीनोइड करते हैं, इसे बोलते हैं एंथ्रासीन, मैंने आपको रेजोनेंस में सिखाया था। इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए हमें, यहां पे देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। ठीक है भाई। ये देखो पायरीन, पायरीन में तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम देखें तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये एरोमेटिसिटी करेक्टर शो करता है। जब लोगों ने रिसर्च किया तो देखा कि इस पाई बॉन्ड पर, ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर वाली रिंग के पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं, तो इसे कहते हैं पेरीफेरी एरोमेटिसिटी है। इस मॉलिक्यूल में, पायरीन में पेरीफेरी एरोमेटिसिटी है। मतलब ये जो पाई बॉन्ड है, नॉट इन रेजो, नॉट इन रेजो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा आप बच्चों को, आप आगे पढ़ोगे, जब आप मेरे ख्याल से बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ेंगे आप बच्चे, तब समझेंगे कि बेंजीन में कभी भी पाई बॉन्ड पर एडिशन नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन होता है। क्योंकि अगर बेंजीन पे हम पाई बॉन्ड को खत्म कर दें तो इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी। तो अगर कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है तो पाई बॉन्ड उसका मेंटेन रहेगा, उसका पाई बॉन्ड कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये रिएक्शन का रूल है। तो अगर इसमें अगर ये एरोमेटिक, इस मॉलिक्यूल में लोगों ने रिएक्शन कराया तो देखा कि किनारे किनारे वाले जो पाई बॉन्ड्स है उसमें रिएक्शन नहीं होता था, इसी बीच वाले पाई बॉन्ड पे रिएक्शन होता था। तो लोगों ने चेक किया, एनालाइज किया कि शायद ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, और बाहर वाले पे रिएक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पेरीफेरी एरोमेटिसिटी है। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को, थोड़ा अलग से आगे बता दिया, कोई टेंशन नहीं है, आप बस ऐसे देख लेना कि कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है। ये क्राइसिन है, इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सब के सब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। ये भी मॉलिक्यूल क्या है? एरोमेटिक है। ये मैंने आप बच्चों को सिखाया, बेंजीनोइड्स एरोमेटिक, और इस तरीके से और सीक्वेंस में बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस एग्जांपल्स हैं, अब मैं आगे करने वाला हूं।